हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश राव मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके सेकंड पेपर में जो अपना सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है आईसीटी, उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। जैसा आप सबको विदित है कि मैं आप सबको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करवाता हूं, जैसा कि पीछे एजुकेशनल मैनेजमेंट है या साइंस की क्लासेस चल रही है उनके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करवा रहा हूँ। उसी तरह से इसके अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं जिससे कि आपके समय की भी बचत हो सके और इसका जितना भी योगदान है अपनी सिलेक्शन में वो योगदान मिल सके आपको और आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अंदर सबसे पहले अपन सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद में मैं आपको आईसीटी के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसके कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते हैं। 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर, और 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मान लो कि एकदम से फोकट के नंबर है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देते रहना, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखने वाले हैं आईसीटी के बारे में कि आईसीटी है, इसका सिलेबस क्या है अपने। तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी के का उपयोग, यानी सबसे पहले अपन आईसीटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनकी अवधारणा को देखने वाले हैं। फिर प्रणाली उपागम है या कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी CAL, उसके अलावा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यानी CAI, इन सब का अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ये आप सबको वैसे तो पता ही है कि जो अपना सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड का उसमें पूछा जाता है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो। और यहाँ देखो बता रखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इन सब के 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 60 नंबर यानी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे। ज़्यादा भी पूछ सकते हैं लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन तो इसके पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ही ध्यान से मैं भी पढ़ाऊँगा और आप भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना ताकि ये नंबर है वो अपने सुनिश्चित हो सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक बार तो शायद रीट के एग्जाम में या कोई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी हुई है कि आईसीटी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार तकनीक, कि जब कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का भंडारण, विश्लेषण और वितरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। कि सूचनाओं को भंडारण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है या वितरण किया जाता है, वो भी किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, तो इसे आईसीटी बोलते हैं। अब आईसीटी के क्या क्या लाभ है, तो आईसीटी है ये क्या है, सस्ता है, उसके अलावा तेज है, आसान है, यानी ये कार्य करने के लिए क्या है, आसान है और प्रभावी भी है। इसके परिणाम है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके इतने लाभ है, इस वजह से गवर्नमेंट है ये इसको लागू करने के लिए या इस पर इतना ज़्यादा जोर दे रही है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ई गवर्नेंस। आईसीटी के अंदर सबसे पहले अपन जो देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो है ई गवर्नेंस यानी ई शासन, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो शासन किया जाता है उसे ई शासन कहा जाता है। कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि सरकार ऑनलाइन या ऑनलाइन सरकार, शाब्दिक अर्थ पूछ सकते हैं तो बड़े ही ध्यान से पढ़ना है कि ई गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सरकार ऑनलाइन या ऑनलाइन सरकार। कि ई गवर्नेंस एक आईसीटी की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से सरकार अपनी सेवाओं को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी द्वारा जनता को देती है। ये क्या है, ई गवर्नेंस एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से सरकार है वो अपनी सेवाओं को जनता तक कंप्यूटर के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाती है। ई गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके अलावा डिजिटल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट भी कहते हैं और कनेक्टेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि दिवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा, तो स्मार्ट गवर्नेंस कहा। क्या कहा था, स्मार्ट गवर्नेंस। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, वापस भी रिपीट कर सकते हैं। तो दिवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा, स्मार्ट गवर्नेंस। अब इनके स्मार्ट गवर्नेंस कहा था तो स्मार्ट का क्या मतलब था, तो एस फोर तो था सिंपल यानी सरल, एम यानी मोरल यानी नैतिक, ए का मतलब था अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार या गणना, आर यानी रेस्पॉन्सिव या उत्तरदायी, और टी यानी ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी।
ये था दिवांग मेहता के अकॉर्डिंग। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं कि दिवांग मेहता के ने ई गवर्नेंस को क्या कहा, तो स्मार्ट गवर्नेंस, और उनके स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर स्मार्ट में एम का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में अपन देखते हैं ई गवर्नेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। तो 4 प्रकार होते हैं इसके मुख्यतः। कौन कौन से है, तो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या सरकार से सरकार, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन या सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस या सरकार से व्यवसाय, और G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज यानी सरकार से कर्मचारी। कि जो भी इनकी ICT के माध्यम से ये कार्यक्रम चलते हैं, तो या तो G2G यानी एक सरकार से दूसरी सरकार के लिए हो सकते हैं, या एक सरकार जो सरकार है उससे उसके नागरिकों के लिए हो सकते हैं, या सरकार से उसके व्यवसायों के लिए हो सकते हैं, या सरकार से उसके एम्प्लॉयों के लिए जो भी प्रोग्राम हो सकते हैं। तो ई गवर्नेंस के कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार है। और कौन कौन से है, तो G2G, G2C, G2B और G2E। उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय ई सरकारी कार्यक्रम यानी NEGP, फुल फॉर्म क्या होगी NEGP की, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम या प्लान यानी NEGP। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एक तो ई मेडिसिन, आप सबने सुना भी होगा, ई चिकित्सा यानी सभी अस्पतालों को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ना और रोगियों की जानकारी का आदान प्रदान करने वाली सुविधा क्या कहलाती है, ई मेडिसिन। अब दूसरा कौन सा है, ई ट्रांसपोर्ट यानी ई परिवहन। ये तो सबको पता है आप सबको कि मोटर पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान को ऑनलाइन करने की वाली सुविधा क्या कहलाती है, ई ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा ई रजिस्ट्रेशन यानी ई पंजीकरण, संपत्तियों के पंजीकरण, संपत्तियों के स्थानांतरण या स्टाम्प शुल्क को ऑनलाइन करने की सुविधा है, ये क्या कहलाती है, ई रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा ई सेक्रेटरीट यानी ई सचिवालय, सरकारी विभागों के बीच नेटवर्क करने वाली सुविधा क्या कहलाती है, तो ई सेक्रेटरीट। उसके अलावा ई पुलिस यानी ऑनलाइन FIR। आप सबको पता होगा कि अगर जैसे अपनी कोई चीज़ गुम हो जाती है, जैसे सपोज करो कि किसी का फ़ोन गुम हो गया या पैसे गुम हो गए, तो उसके लिए आजकल ये सुविधा कर रखी है कि ई-मित्र पे जाओ और वहाँ से FIR लिखवा सकते हो। तो ऑनलाइन FIR है, या FIR की स्थिति, पुलिस अधिकारियों का डाटाबेस और अपराधियों का डेटाबेस को ऑनलाइन करने वाली सुविधा क्या कहलाती है, तो ई पुलिस कहलाती है। इसके अलावा भी अपन इससे संबंधित पढ़ते हैं, ई पुलिस ये देख लिया हमने। उसके अलावा ई पेमेंट यानी इस सुविधा में नागरिक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। कैसे, जैसे GPay है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, भीम सरकारी है। जो भीम ऐप है वो कौन कैसा है, सरकारी, और ये बाकी क्या है, निजी ऐप है। भीम की फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो जिनकी भी ये फुल फॉर्म आती है, ICT के अंदर सबसे ज़्यादा जोर भी इस पर फुल फॉर्म पे दिया जाता है। तो ये तो सबकी देखनी है। मैंने कोशिश भी की है कि जितनी भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो साथ में इनकी फुल फॉर्म भी लिखने की। तो ये सब क्या है, ई पेमेंट, और ये सभी UPI आधारित है। आप सबको भी पता है कि आप सब आजकल तो ये है कि जैसे अगर कोई 10 रुपये की चाय भी पीता है तो वो भी ऑनलाइन पैसे कर देता है। तो UPI आधारित है। UPI की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये UPI की फुल फॉर्म है। उसके अलावा ई कोर्ट यानी सभी मामलों का डेटाबेस, मामले से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की सुविधा क्या कहलाती है, ई कोर्ट। उसके अलावा ई डेमोक्रेसी यानी ई प्रजातंत्र, सरकार को ऑनलाइन शिकायत करने वाली सुविधा क्या कहलाती है, ई डेमोक्रेसी कहलाती है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ई सिटीजन यानी ई नागरिक, जैसे राशन कार्ड है इनको आजकल ऑनलाइन कर दिया है, पासपोर्ट ऑनलाइन मिलने लगा है, जन्म प्रमाण पत्र है ये भी ऑनलाइन जनरेट होता है। उसके अलावा टेलीफोन बिल है, या पानी का है, या बिजली के बिल है, ये सब भुगतान है, ये ऑनलाइन सुविधा कर दी है, आप सबको पता है। तो ये है ई नागरिक के लिए सुविधा। उसके अलावा ई एजुकेशन यानी ई शिक्षा, कि टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से शिक्षा। अब आप बोलोगे सर टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से कैसे, तो मैं आपको आगे इसी के अंदर आगे पढ़ाने वाला हूँ। ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी चैनल है, उन सब के बारे में बताऊँगा। तो ये सब क्या होगी, ई शिक्षा, जैसे मुफ्त पाठ्यक्रम है, या यूट्यूब पे आप जब जैसे अभी पढ़ रहे हो वो क्या है, ई शिक्षा ही तो है। उसके अलावा अध्ययन वो भी कैसा, ऑनलाइन करने वाली सुविधा है, ये सब क्या कहलाती है, ई शिक्षा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ई गवर्नेंस है वो इंडिया में कब से शुरू हुआ है, कैसे इसकी पृष्ठभूमि रही है, क्या पृष्ठभूमि रही है, तो उसका अध्ययन करने वाले अपन। तो ई गवर्नेंस इन इंडिया, कि भारत में सबसे पहले है वो ICT या IT के जनक की बात करते हैं तो कौन थे, राजीव गांधी को कहा जाता है ICT के जनक, या IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, राजीव गांधी। उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है कि 1970 में
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी DOE, इसका शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं तो DOE भी ध्यान में रखना। DOE की स्थापना होती है और 1977 में NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई। कब? 1970 के बाद में 7 साल बाद में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना होती है। और उसके 10 साल बाद में, कितने? 10 साल बाद में 1987 में NIC नेट की स्थापना, जो नेशनल सैटेलाइट आधारित एक कंप्यूटर नेटवर्क है। उसके बाद में 2001 में, या 2001 का जो वर्ष है उसे क्या मनाया गया? ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया। और उसका क्या रीजन था? तो क्योंकि ई गवर्नेंस है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था उस टाइम, तो इसलिए इसे 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके 2001 में कौन कौन से कार्यक्रम हुए वो भी अपन आगे पढ़ने वाले। 2002 में प्रथम बार ई गवर्नेंस अधिनियम बनाया गया। उसके अलावा 2005-06 में ई गवर्नेंस योजनाएं वो संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। और 2000 है उसमें IT एक्ट बना था, और इसी वजह से क्या था 2001 में फिर और ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, तो इसे ई गवर्नेंस वर्ष बनाया। IT एक्ट बना कब था? तो 2000 में, और इसमें या लागू कब हुआ? तो 2000 में, और इसमें संशोधन कब हुआ? तो 2008 में इसमें संशोधन होता है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ कब होता है? तो 15 अगस्त 2002 को प्रारंभ होता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का। उसके बाद में अपन आगे देखने वाले हैं इसमें कि ई मित्र की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मित्र। अब ये तो आप सबको पता ही है कि जैसे ही अपने को कोई भी फॉर्म भरने हैं या सब करने हैं तो ये ई मित्र से तो सबका कोई ना कोई वास्ता होता ही है या काम पड़ता ही रहता है। तो सरकार की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए स्थापित किया गया एक प्रोग्राम है, इसका क्या नाम है? ई मित्र। ई मित्र एक गवर्नमेंट टू सिटीजन या ई सिटीजन सेवा है। ई मित्र की शुरुआत कब होती है? तो 1997 में बेंगलुरु से इसकी शुरुआत होती है। और ई मित्र एक PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित एक सेवा है। शहरों में तो ई मित्र को कहा जाता है लोक मित्र। अगर आपसे पूछ ले कि ई मित्र को शहरों में क्या कहा जाता है तो लोक मित्र, और गाँव में क्या कहा जाता है तो CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर या जन मित्र कहा जाता है। शहरों में लोक मित्र और गाँवों में जन मित्र कहा जाता है या CSC। आप सबको पता भी होगा कि जैसे प्रत्येक गाँव में एक CSC तो होता ही है। और 2013 में ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड दिया गया। तो ई इंडिया अवार्ड 2013 में किसको मिला था? तो ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड 2013 में दिया गया। उसके बाद में ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2022 में। ई मित्र शब्द का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट से दोस्ती। राजस्थान में ई मित्र की शुरुआत कब होती है? तो 30 मार्च 2000 को शुरुआत होती है इसकी। और कहाँ से होती है? तो 2 जिलों से होती है। कौन कौन से? जयपुर और झालावाड़ से इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत होती है राजस्थान में 2002 में, जयपुर और झालावाड़ से। और 2006 में राजस्थान के सभी जिलों में ई मित्र सेवाएं शुरू कर दी गई। और राजस्थान में ई मित्र का संचालन कौन कर रहा है? तो राजकोंप द्वारा ई मित्र का संचालन किया जाता है राजस्थान में। यानी इसकी जो भी ID बनती है, ID जनरेट होती है ई मित्र की, या ई मित्र जैसे कोई बनाती है तो उसके लिए एक ID बनती है। तो वो ID किसके द्वारा बनाई जाती है? तो राजकोंप के द्वारा ID या मान्यता दी जाती है। ई सेवक जो एक ई मित्र मशीन है, अगर हमें ये पूछ ले कि ई सेवक क्या है तो ये एक ई मित्र मशीन है। इसकी शुरुआत जयपुर से की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखना कि ई सेवक क्या है, ये एक ई मित्र मशीन है। 2018 में ई मित्र प्लस की भी शुरुआत कर दी जाती है। तो ई मित्र प्लस की शुरुआत कब होती है? तो 2018 में। 1 अप्रैल 2011 से, कब से? 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में एकल खिड़की योजना की शुरुआत होती है। और उसका क्या नाम था? सुगम। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि सुगम क्या है? तो ये क्या है? एकल खिड़की योजना है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1 अप्रैल 2011 से। उसके अलावा अपन आगे देखते हैं NMEICT प्रोग्राम से, यानी PME विद्या से संबंधित है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो N फॉर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है NMEICT की। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें कि ज्ञान दर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ई अध्ययन है, उसके अंदर मैंने आपको बताया, या ई शिक्षा के अंदर, कि ज्ञान दर्शन है वो अपना एक TV चैनल है। और ये किस कक्षा के लिए? तो कक्षा 1 से 12 तक का कंटेंट इस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये शिक्षा को समर्पित भारत का प्रथम TV चैनल है। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो प्रसार भारती द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इसका आरंभ कब होता है? ये कब प्रारंभ होता है? तो 26 जनवरी 2000 को इसके प्रारंभ किया जाता है, 26 जनवरी 2000 में। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो NCERT, यानी इसे कंटेंट है उपलब्ध कौन करवाता है?
तो एनसीईआरटी द्वारा इसे कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, इसलिए ये क्या है, नोडल एजेंसी। अगर एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस चैनल पर 24 घंटे प्रसारण होता है, पूरे 24 घंटे प्रसारण चलता रहता है, जिसमें 1 घंटे का एक विदेशी प्रोग्राम भी आता है इसमें, यानी विदेशी जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी शिक्षा के बारे में इसमें प्रोग्राम आता है। पहले ये चैनल है वो INSET 3C से प्रसारित किया जाता था, जो अपना उपग्रह है INSET 3C से, लेकिन वर्तमान में GSAT 10 यानी ये जो अपग्रेड कर दिया गया है, तो GSAT 10 है, इसके द्वारा इसे प्रसारित किया जाता है। उसके बाद में ये तो ज्ञान दर्शन था, उसके बाद में एक ज्ञान दर्शन सेकंड और प्रारंभ किया गया, उसके बारे में देखते हैं कि ज्ञान दर्शन सेकंड, इसको एकलव्य चैनल भी कहा जाता है। अगर हमें ये पूछ ले कि एकलव्य चैनल किसे कहते हैं, तो ज्ञान दर्शन को नहीं, ज्ञान दर्शन सेकंड को कहा जाता है। इसका आरंभ कब होता है, तो उसके जस्ट 3 साल बाद में 26 जनवरी 2003 को इसे प्रारंभ किया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, IIT नई दिल्ली। तो ज्ञान दर्शन की कौन है, NCERT, और ज्ञान दर्शन सेकंड की कौन है, तो IIT नई दिल्ली इसकी नोडल एजेंसी है। यह तकनीकी शिक्षा के लिए है। कौन सा, ज्ञान दर्शन सेकंड है वो तो है तकनीकी शिक्षा के लिए, और ज्ञान दर्शन है ये किसके लिए, तो कक्षा 1 से 12 के लिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, एक अपने है यहाँ ज्ञानवाणी कार्यक्रम चल रहा है, और ये ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञान दर्शन यानी देखने के लिए तो टीवी पर है, और ज्ञानवाणी, वाणी कैसी होती है, सुनने के लिए, तो सुनने के लिए किस पे होगी, रेडियो पे। तो भारत का प्रथम एजुकेशनल FM रेडियो स्टेशन चैनल है कौन सा, ज्ञानवाणी, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो 105.6 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2001 में शुरुआत होती है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इग्नू है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। संचालन AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, और इसका प्रसारण कितना होता है, कितने समय के लिए होता है, तो 16 घंटे होता है। कब से कब तक के लिए, तो सुबह 6 से 12 के लिए, और शाम 1 से 11 बजे तक, यानी दोपहर के जो 1 है उससे रात को 11 बजे तक इसका प्रसारण किया जाता है। इसकी प्रसारण सीमा कितनी है, तो 60 किलोमीटर तक इसकी प्रसारण सीमा है। तो ज्ञानवाणी में ध्यान रखना है कि ये अपना एक रेडियो चैनल है। उसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 105.6 मेगाहर्ट्ज है। शुरुआत 2001 में होती है। नोडल एजेंसी इग्नू है, और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया जाता है, और ये 16 घंटे के लिए, और प्रसारण सीमा कितनी है, तो 60 किलोमीटर इसकी प्रसारण सीमा है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं ज्ञानधारा, एक अपना नया प्रोग्राम है ज्ञानधारा। कि ज्ञानधारा एक इग्नू द्वारा संचालित एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो अगर हमें ये पूछ ले कि ज्ञानधारा क्या है, तो ये क्या है, इग्नू द्वारा एक प्रारंभ किया गया एजुकेशनल प्रोग्राम है। इस पर विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर के लाइव डिस्कशन को सुन सकता है। कि जैसे कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो किसी टीचर के साथ में डिस्कशन कर रहा है, तो उसे लाइव सुन सकता है विद्यार्थी। उसके अलावा चैट, ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से टीचर और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकता है। जैसे लाइव डिस्कशन सुन रहा है, तो उसके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो चैट कर सकता है, ईमेल कर सकता है, टेलीफोन करके यानी फ़ोन करके उनसे बात कर सकता है एक्सपर्ट से, तो बातचीत भी कर सकता है। ये प्रोग्राम ज्ञानवाणी पर प्रसारित किया जाता है। किस पे किया जाता है, ज्ञानवाणी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इसे प्रसारित किया जाता है। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं एजुसेट के बारे में। एजुसेट कि भारत का प्रथम एजुकेशनल सैटेलाइट है ये, कौन सा, एजुसेट। इसका अन्य नाम क्या है, तो GSAT 3 इसका अन्य नाम है। 20 सितंबर 2004 को इसरो द्वारा हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। ये उपग्रह है अपना, सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया एजुसेट को, तो 20 सितंबर 2004 को। और किसने किया, तो इसरो ने। कहाँ से, हरिकोटा जो उनका स्टेशन है आंध्र प्रदेश इसरो का अपना, यहाँ से इसको GSLV F-01 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। राजस्थान का मुख्य कार्यालय शिक्षा संकुल जयपुर में है इसका। उसके अलावा अपन देखते हैं दीक्षा, यानी ये क्या है, तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये भारत सरकार का है। और ऐसे मैंने आपको जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको राजस्थान का दीक्षा राइज प्रोग्राम के बारे में बताया था। तो ये दीक्षा भारत सरकार का है या केंद्रीय परियोजना है। स्कूल पाठ्यक्रम आधारित आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है या वेबसाइट है, कौन सा, दीक्षा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म अगर हमें पूछ ले तो क्या होती है,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद में अपन देखते हैं निष्ठा। निष्ठा के बारे में अपन देखें यहाँ, तो निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति के लिए ये एक प्रोग्राम है। उसके अलावा स्वयं है या स्वयं प्रभा है, इन सब की अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि 20 मिनट की क्लास हो गई और मेरी यही कोशिश है कि लगभग 20-20 मिनट में 5-6 क्लासों में आपको कवर करवा दूं, ताकि क्लासें भी आपको बड़ी ना लगे और आपको अगर जैसे मिनी ब्रेक ले रहे हो उस टाइम भी आप ये क्लासें देख सको और ये एक सब्जेक्ट तैयार हो सके। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि 20 मिनट से बड़ी कोई क्लास ना हो। तो ये इसके जितने भी टॉपिक बचे हैं उनकी नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी है। आप भी कमेंट करके अपना फीडबैक देना कि आप सबको ये क्लास कैसी लगी है, ताकि मुझे अगर और कहीं सुधार करने की ऐसे ज़रूरत लगे तो मैं और सुधार करूँगा। और कमेंट कर सकते हो आप। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।